हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो फॉर योर एग्जाम्स हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो आज की क्लास में उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द सेल थ्योरी। की इनमें से कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, अब आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं सेल थ्योरी पे, सेल थ्योरी किसने दिया, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो एक जो सेल चैप्टर है बायोलॉजी का, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जहां से आपको जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सेल चैप्टर जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी। एज वी ऑल नो कि जो सेल थ्योरी है वो किसने दी थी। ठीक है, हमने दो साइंटिस्ट पढ़े थे, कौन कौन से, सिचलेडिन एंड सचवॉन। ठीक है, इन्होंने क्या दी थी, इन्होंने ही सेल थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि जो सेल है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सचलेडिन और सचवॉन ने सेल थ्योरी दी थी 1838 एंड 1839 में। ठीक है, अब आपने सुना होगा, ठीक है, एक और साइंटिस्ट का नाम दैट इज रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, दैट इज रुडोल्फ विर्चो। अब आप कहोगे मैम इन्होंने भी सेल थ्योरी दी थी। यस, इन्होंने, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो सेल अराइज होती है वो अराइज होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो। अगर स्टेटमेंट आए कि ये किसने ये वाली स्टेटमेंट कही थी या सेल थ्योरी वाली किसने दी थी कि जो सेल है वो कहाँ से अराइज होती है, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, अगर ये मेंशन है तो आप किस पर मार्क करके आओगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उस केस में जो आपका आंसर होगा वो होगा रुडोल्फ विर्चो। अगर पूछ ले आपसे एग्जामिनर कि मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी, मॉडर्न सेल थ्योरी में इन तीनों का नाम आएगा, सिचलेडिन, सचवॉन एंड रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो सबसे पहले दी थी सिचलेडिन और सचवॉन ने। अगर सिंपल पूछा है सेल थ्योरी किसने दी थी तो सिचलेडिन और सचवॉन ने दी थी। मॉडर्न सेल थ्योरी किसने दी थी तो तीनों का आता है, सिचलेडिन, सचवॉन, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, सिचलेडिन और सचवॉन ने कहा था कि जो सेल है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इससे मिलके बने हैं, वो सब सेल से मिलके बने हैं। इन्होंने ये सेल थ्योरी में कहा था। ठीक है, और रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो सेल अराइज होती है वो किससे होती है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ठीक है, हमने ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि जो सेल की डिस्कवरी थी, ठीक है, जो सेल की डिस्कवरी थी, बात कर लेते हैं पहले ऑप्शन की, वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से की थी। ठीक है, और कब की थी, 1665 में की थी। अब आप सबको ये तो पता है कि सेल की डिस्कवरी की थी, कौन सी सेल की थी, डेड सेल की थी, लिविंग सेल की थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी वो डेड सेल की थी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम लिविंग सेल की किसने की, तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो की थी एंटन वेन ल्यूवेन हुक ने। किसने, एंटन वेन ल्यूवेन हुक ने क्या किया था, इन्होंने की थी किसकी डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी। इज दैट क्लियर। अब आ जाता है, तो पहला रॉबर्ट हुक ने किसकी की थी, उन्होंने सेल की थी, डेड सेल की थी, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। एंटन वेन ल्यूवेन हुक ने किसकी की थी, लिविंग सेल की थी, ये भी इनकरेक्ट। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो सेल अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती हैं, तो ये भी इनकरेक्ट। तो बचा क्या, एमजे सिचलेडिन। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा ही क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जो वाई शेप मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम रिप्रेजेंट, कि जो क्या है, वाई शेप मॉडल है किसका, ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, वो किसे रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है एक तो ग्रेजिंग फूड चेन को और दूसरा डिट्रीटर्स फूड चेन को। किसे किसे रिप्रेजेंट करता है, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरा डेट्रीटर्स
डेट्रीटस फूड चेन को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ओनली ग्रेजिंग फूड चेन। तो सिर्फ ओनली ग्रेजिंग फूड चेन नहीं आएगा, जहां दोनों होंगे, ग्रेजिंग भी और डेट्रीटस भी, तो आपका वो क्या होगा, सही आंसर। तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। दूसरा देखते हैं, डेट्रीटस फूड चेन। डेट्रीटस फूड चेन भी क्या होगा, इनकरेक्ट। थर्ड आता है बोथ ग्रेजिंग एंड डेट्रीटस फूड चेन। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, सही आंसर। लेट्स सी, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज द वाई शेप मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो, कि कैसे एनर्जी फ्लो करती है इकोसिस्टम में, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है ग्रेजिंग और डेट्रीटस फूड चेन को। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ग्रेजिंग और डेट्रीटस फूड चेन जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है। और ये किसने दिया था, इसे प्रपोज किया था एच.डी. ऑर्डम ने। किसने, एच.डी. ऑर्डम ने, ठीक है। तो ये क्या बताता है, बेसिकली ये बताता है कि जो इट एक्सप्लेन कि कैसे ग्रेजिंग और जो डेट्रीटस फूड चेन है वो आपस में कैसे कनेक्ट करती है। जो प्रपोज किया था वो किया था एच.डी. ऑर्डम ने, ठीक है। एज वी ऑल नो हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, सनलाइट से एनर्जी प्रोड्यूसर्स है हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो वाई शेप और या फिर कह सकते हैं डबल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। जो लाइसोसोम है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो एज वी ऑल नो कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करता है, कंटेन करता है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका क्लोरोप्लास्ट। एज वी ऑल नो कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट is an organelle जो क्या कंटेन करता है, that contain photosynthetic pigment, जो क्या कंटेन करता है, photosynthetic pigment कंटेन करता है। which one, that is chlorophyll, is that clear? कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन करता है, क्लोरोफिल दैट कैप्चर सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल कौन सा पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। और ये क्या करता है, दैट कैप्चर सनलाइट को कैप्चर करता है, दैट कैप्चर सनलाइट और उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूजफुल एनर्जी में, ठीक है। दैट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल एनर्जी। इज दैट क्लियर? किसमें कन्वर्ट कर देता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल जो कंटेन करता है, जो सनलाइट को कैप्चर करने के बाद और उसे एक यूजफुल किसमें यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और देयरफॉर किसे रिलीज करता है, ऑक्सीजन और वाटर को, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन में पूछा था कि जो लाइसोसोम है वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा निर्मित नहीं होते, वो किसके द्वारा होते हैं, वो गोल्जी एपैरेटस के थ्रू होते हैं। तो ये तो हो गया आपका गलत आंसर, ठीक है। बात करें किसकी, सेकंड ऑप्शन है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकेरियोटिक सेल। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कैसा है, दैट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कहाँ प्रेजेंट होता है, दैट प्रेजेंट इन द cytoplasm of all eukaryotic cell, in the cytoplasm of all eukaryotic cell। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर प्रोड्यूसिंग एटीपी। दे आर रिस्पॉन्सिबल for producing
ATP क्या होता है? एज वी ऑल नो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बट ये ऑप्शन भी क्या है? गलत है, फर्स्ट भी गलत है। उसके बाद आता है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, तो जो गोल्जी अपैरेटस है, जिसे हम बात करें सिंपल गोल्जी बॉडी, ये किसने डिस्कवर्ड किया था? कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है, किसकी बात करें? गोल्जी बॉडीज किसने डिस्कवर्ड किया था? डिस्कवर्ड किया था किसने? कैमिलो गोल्जी ने। इज दैट क्लियर? गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर्ड किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ये कहाँ होते हैं? अकर इन यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल। इज दैट क्लियर कि गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। इट अकर इन कहाँ होता है? यूकेरियोटिक सेल में, जिसका फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या करना है इनका? गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है? पैकेजिंग का काम होता है एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। इज दैट क्लियर? पैकेजिंग का काम होता है एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है? प्रोटीन रिसीव करता है किससे? ER से। इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ER क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? प्रोटीन रिसीव करता है ER से और उसे पैकेज करता है इनटू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे, जैसे लाइजोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? जो क्या होता है? अलग अलग डेस्टिनेशन पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो बात कर रहे थे कि जो लाइजोसोम है वो किसके द्वारा निर्मित होता है? तो वो होता है गोल्जी अपैरेटस के थ्रू। तो जो तीसरा ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा? सही आंसर। एक बार लास्ट ऑप्शन राइबोसोम। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? सिंपल है, ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, बेसिकली राइबोसोम का फंक्शन बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। बट जो लाइसोसोम है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? प्रोड्यूस बाय गोल्जी अपैरेटस। जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। तो जो लाइसोसोम है वो प्रोड्यूस किसके थ्रू होता है? गोल्जी अपैरेटस के थ्रू। गोल्जी बॉडी एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। दे प्रोसेस द प्रोटीन एंड लिपिड एज दे सिंथेसाइज विद इन द सेल। जो लाइसोसोम का नेचर होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं कि जो भी अनवांटेड मटेरियल या फॉरेन मटेरियल सेल में एंटर करता है ये उन्हें क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। ठीक है, दिस वर्ड को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफेंथीज खशियाना और रेयर एंड एंडेंजर्ड फीचर प्लांट की। जो नेफेंथीज है खशियाना एक दुर्लभ और लुप्तप्राय घड़े का पौधा भारत में होता है। अकर इन इंडिया, इन हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरला में या फिर मेघालय में। तो जो नेफेंथीज खशियाना है और रेयर एंड एंडेंजर्ड फीचर प्लांट, ये कहाँ होता है? इंडिया में। अकर इन इंडिया इन, तो ये होता है मेघालय में। तो जो आपका डी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है एन इकोसिस्टम हैविंग हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कि इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट कहाँ होती है? तो वो होती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वही क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन। जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को यूटिलाइज करते हैं किस फॉर्म में? तो वो करते हैं नाइट्रेट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म में। तो पहला है मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, N2 इनकरेक्ट, एटॉमिक नाइट्रोजन इनकरेक्ट, नाइट्राइट की फॉर्म में इनकरेक्ट, नाइट्रेट क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर। तो जो नाइट्रेट है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, जो यूज किया जाता है किसके थ्रू? यूज बाय प्लांट। किसके लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नाइट्रेट is the form that can most easily be lost to groundwater. जैसे अमोनिया taken in by plant is used directly in protein और this form is not lost as early from the soil. एक बार डिटेल में देखेंगे हम इसे कैसे।
तो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन लेती है कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल, किस फॉर्म में, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में। जो प्लांट है अब्सॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल, किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, किसके थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनकी वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। बेसिकली इट कैन बी इजिली लॉस्ट टू द ग्राउंड वाटर। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं एज अ प्रोटीन, किससे, फ्रॉम अ ट्री प्लांट। एज वी ऑल नो नाइट्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल क्या होता है, एन होता है, ठीक है। एक तरह की गैस है एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एज वी ऑल नो कि 78% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हैविंग नाइट्रोजन। ये अवेलेबल होती है सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट की फॉर्म में, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस गैस है। नाइट्रोजन को यूज किया जाता है आइसक्रीम्स वगैरह बनाने के लिए। इसे और कहाँ यूज किया जाता है, तो इट इज ऑल्सो यूज एज अ फिलर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जो उनके लाइफ स्पेन को बढ़ा देता है। और नाइट्रोजन यूज इन क्रिएटिंग इनर्ट एनवायरमेंट को क्रिएट करने में भी किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, इनमें से कौन सा प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है। तो सेल वॉल भी होती है प्लांट सेल में, प्लास्टिड भी होता है, बट जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता। तो जो सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल में नहीं होता, तो जो तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा प्लांट सेल में नहीं होता है। तो एक बार डिफरेंस देखेंगे, प्लांट सेल के क्या होता है, चारों तरफ सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल देखा जाता है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। तो इसमें प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, इसमें जो वैक्यूल प्रेजेंस देखी जाती है वो कैसा होता है, वो लार्ज होता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है एज कंपैरिजन टू प्लांट सेल वो स्मॉल होता है। जो प्लांट सेल है वो वैसे भी कैसी होती है, साइज में बड़ी होती है, लार्जर इन साइज, बट जो एनिमल सेल है वो साइज में कैसी होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है, स्मॉलर होती है। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड्स होते हैं, ये ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट कि प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होते हैं बट एनिमल सेल्स के पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल में नहीं होते हैं बट एनिमल सेल में सेंट्रोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो गोल्जी बॉडी है उसका मेन फंक्शन क्या होगा, ठीक है। फर्मेंटेशन होगा, फोस्फोराइलेशन होगा, ग्लाइकोसिडाइजेशन होगा या ट्रांसलोकेशन होगा। अभी बताया था कि जो गोल्जी बॉडी है उसे किसने डिस्कवर्ड किया था, वो किया था कैमिलो गोल्जी ने। किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने, जो कहाँ होती है, अकरिंग यूकेरियोटिक सेल, ठीक है, जिसका पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किसे फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। जोसेफ प्रिस्टली को, तो जोसेफ प्रिस्टली को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी नहीं कहा जाता, तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्टेफन हिल्स को। किसे, स्टेफन हिल्स को। तो जोसेफ प्रिस्टली इनकरेक्ट, स्टेफन हिल, तो जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट आंसर, की जो स्टेफन हिल्स है उन्हें क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैडमियम पॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद डिसीजेस, कि कैडमियम प्रदूषण बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो कौन सी है, यह है इटाया। जो ब्लड एनीमिया है वो किस वजह से होता है, तो जो आपका ब्लड एनीमिया है, ठीक है, किसकी बात हो रही है, ब्लड एनीमिया है, तो वो कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होता है, लेड की वजह से। ये कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होता है, ये होता है लेड के वजह से। इटाई किसकी वजह से होता है, ये अभी हमने देखा, इटाई किसकी वजह से होता है, कैडमियम, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूछा था जो कैडमियम पॉल्यूशन है, कैडमियम प्रदूषण बीमारी से जुड़ा हुआ है, तो किससे, इटाई से। तो जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा वो सही आंसर है। आइए चार्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पॉल्यूटेंट है, सोर्स भी डिस्कस कर लेते हैं, अफेक्ट ऑफ मैन और नेम ऑफ डिसीजेस। तो सबसे पहला है मरकरी। मरकरी कहाँ होता है, इन द एयर फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ पेंट, कॉस्मेटिक, इन सबसे क्या निकलता है, मरकरी, ये पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अब ये मैन को क्या अफेक्ट करता है, डिफॉर्मिटी, ये कौन सी डिसीज होती है, मेटा।
आफ्टर दैट कैडमियम, अभी देखा इटाई, इसमें क्या आती है, स्केलेटन डिफॉर्मिटीज आती है, ठीक है। लेड, ये कहाँ से होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट यूजिंग लीडिंग पेट्रोल, ठीक है, ये हमारी रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड एनीमिया होता है। डस्ट, ठीक है, जो भी रेस्पिरेट पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट्स होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, जो हमारे लंग को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूमोकॉनियोसिस, ठीक है, न्यूमोनियोकॉनियोसिस, ठीक है। तो ये कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, उनसे कौन सी डिसीज होती है, ये चार्ट आप लर्न कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी इन प्रेशर एंड फोर्स, की प्रेशर एंड फोर्स दोनों में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, या दोनों ही है। तो एज वी ऑल नो की बात करेंगे प्रेशर की, तो प्रेशर में मैग्नीट्यूड होता है, जो उसकी डायरेक्शन है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। प्रेशर के पास क्या होता है, हैज ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, और जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है फिक्स होती है। इसलिए जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। जो प्रेशर है वो कैसी क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। वहीं मैं बात करूं किसकी, फोर्स की, तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। अब जब इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में पूछा था प्रेशर या फोर्स में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, या फिर दोनों ही है। तो जो फोर्स है वो कैसी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, बट जो प्रेशर है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जो आपका तीसरा हो गया गलत, नन ऑफ दीज भी गलत, फर्स्ट भी गलत, तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा फोर्स, वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इनमें से कौन सी रेडिएशन ऐसी है जो नेचर में कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं, तो वो क्रिएट होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इज दैट क्लियर कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कौन सी होती हैं, वो रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, गामा रेज होती हैं, IR है, इंफ्रारेड है, लाइट है, अल्ट्रा वायलेट है, एक्स रेज है, गामा रेज है। तो लेट्स सी ऑप्शन, अल्फा रेज है, अल्फा रेज नहीं होती है, देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव्स हैं वो क्रिएटेड होती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन, किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कौन कौन सी है, रेडियो वेव्स नहीं है ऑप्शन में, माइक्रोवेव्स भी नहीं है, इंफ्रारेड भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, अल्ट्रा वायलेट भी नहीं है, एक्स रे भी नहीं है, गामा रेज है। तो अल्फा रेज इनकरेक्ट, बीटा रेज इनकरेक्ट, जो गामा रेज है, जो आपका तीसरा ऑप्शन है, वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंसेज इन स्पेक्टेकल्स, कि इनमें से कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन जो करेक्ट किया जाता है किसे यूज करके, सिलेंड्रिकल लेंसेज इन स्पेक्टेकल्स। एज वी ऑल नो कि हमने ह्यूमन आई और डिफेक्ट ऑफ विजन जरूर पढ़ाया था आपको, आई थिंक आपने वो क्लासेस देखी होंगी, और नहीं देखी है तो आप जरूर देखना। और डिफेक्ट ऑफ विजन में उनके कोजेस क्या हैं, कैसे हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, वो सब एक्सप्लेन किया गया है। आप वो वीडियो जरूर गो थ्रू कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इवन बात करूं अगर मैं DSSS की, तो वहां से बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए, और इवन आपने देखा होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हर एक क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। अब पूछ लिया किसे लेके, सिलेंड्रिकल लेंसेस को लेके। तो ऑप्शंस को ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मायोपिया की, हमने प्रीवियस क्लास में भी की थी, तो अब मैं सिंपल बताऊंगी कि इसे कौन से लेंस के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम करेक्ट करते हैं कॉनकेव, किसके थ्रू, कॉनकेव लेंस के थ्रू। तो ये हो गया गलत। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। प्रीवियस क्लास में प्रॉपर डिस्कस किया था कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इवन आप उसके लिए क्लास भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है, ये गलत है। अब बचा एस्टिग्मेटस। तो एस्टिग्मेटस को करेक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेस, ठीक है। इसे यूज करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेस, एस्टिग्मेटस, ठीक है जी, एस्टिग्मेटस, ठीक है, एस्टिग्मेटस। इसे करेक्ट करने के लिए हम किसे यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल
सिलेंड्रिकल लेंसेज। जो सिलेंड्रिकल लेंसेज है वो कॉन्केव लेंस, दैट इज कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस और कॉन्केव लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंसेज है वो कॉन्केव लेंस भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन होगा दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, अ लाइट वेव एंटर ग्लास फ्रॉम एयर, कि एक प्रकाश तरंग जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है, व्हाट डज नॉट चेंज, कि इनमें से कौन सा नहीं बदला जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी, या फिर ऑल ऑफ द अबव चेंज, या सारे ही चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले एज वी ऑल नो कि C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। C क्या होता है, दैट इज स्पीड ऑफ, एज वी ऑल नो कि C क्या होता है, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट वेव। ठीक है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट वेव। बात करें फ्रीक्वेंसी की तो F क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। ठीक है, ये आप सबको पता है, C इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी। C क्या है, स्पीड, F क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी इन एनी मीडियम। नोट कर लेना कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव remain constant in any medium। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो आंसर क्या हो गया इसका, दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। इफ स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज एज पर मीडियम चेंज। ठीक है, स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज एज पर स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज एज पर मीडियम चेंज, एज पर मीडियम चेंज। तो लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, द सन लुक रेड एट सनसेट बिकॉज, कि सूर्यास्त के समय जो सूर्य है वो लाल दिखता है क्योंकि, एज वी ऑल नो कि जो रेड कलर है, ठीक है, रेड कलर इज स्कैटर्ड क्योंकि उसकी वेवलेंथ हाई होती है लेस देन द अदर कलर। लेट्स सी कि सन हैज ओनली रेड कलर, की सन के पास सिर्फ रेड कलर होता है। दूसरा, रेड कलर जो है वो स्कैटर्ड करता है बाकी कलरों से ज्यादा। तीसरा है, रेड कलर स्कैटर करता है लेस देन द अदर कलर। ये ऑप्शन सही है। आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू रेड कलर, की जो हमारी आईज है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है टू रेड कलर। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। एज वी ऑल नो कि सनसेट के टाइम पे क्या होता है, लाइट हैज टू ट्रेवल मोर थ्रू द एटमोस्फेयर। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी ब्लू लाइट इज स्कैटर फर्दर एंड लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ येलो एंड रेड लाइट इज ऑब्जर्व की जाती है उस टाइम पे। तो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, एज वी ऑल नो कि जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो हाई होती है, तो वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। इस रीजन की वजह से जो रेड कलर है वो हमारी आईज तक रीच करता है एट सनराइज और सनसेट, ड्यू टू विच द सन अपीयर रेड इन कलर, जिस वजह से जो सन है वो कैसा दिखता है, रेड इन कलर। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एंगुलर मोमेंटम है वो स्केलर है, वेक्टर है, या पोलर वेक्टर है, या एक्सियल वेक्टर है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या है, दैट इज अ एक्सियल वेक्टर। ठीक है, कैसा है, एक्सियल वेक्टर। तो स्केलर नहीं है, पोलर वेक्टर नहीं है, एक्सियल वेक्टर क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो बात कर लेते हैं एक्सियल वेक्टर होता क्या है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, जिसे हम डिफाइन करते हैं, ये वो वेक्टर होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसे, रोटेशनल अफेक्ट को, किस एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, ठीक है, मतलब जो कौन कौन सा, दैट इज एक्सियल वेक्टर। तो वो कौन कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और दैट इज नेक्स्ट इज टॉर्क। ठीक है, तो मैथमेटिकली से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, m क्या है, मास ऑफ बॉडी, v क्या है, वेलोसिटी, और r क्या है, रेडियस। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा किस रिएक्शन के लिए। तो जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो मैक्सिमम होगा किस केस में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में।
ठीक है। किसके केस में? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा किस केस में? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, NH4OH CH3COH, दैट इज इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड कैसा होता है? ये होता है वीक एसिड। तो ये हो गया गलत। फिर से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड टू स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये क्या है? वीक एसिड है, इनकरेक्ट। अब जो HCl है ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, बट जो NH4OH है ये क्या है? ये वीक बेस है, वीक बेस है। बट किसके केस में ज्यादा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और एज वी ऑल नो HCl जब रिएक्ट करता है किसके साथ? NaOH के साथ। जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो वो फॉर्म करता है क्या? सॉल्ट, NaCl। क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट। और जिसकी pH वैल्यू क्या होती है? 7, क्योंकि ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये क्या होगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एसिड एंड बेसिस। कि एसिड और बेसिस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? किसके संबंध में? अम्ल और क्षार के संबंध में। तो पहला है, बोथ HCO3 नेगेटिव एंड H2O ये बिहेव करते हैं ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस की तरह। दूसरा है, जितने भी ब्रोंस्टेड बेस हैं वो किसकी तरह है? लैविस बेस है, बट जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड है वो लैविस एसिड नहीं है। तीसरा है, जो NH3 है वो बिहेव करता है एज अ लैविस बेस, बट जो BF3 है वो बिहेव करता है एज अ लैविस एसिड। फोर्थ है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज आल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका आंसर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे हम जरूर डिस्कस करेंगे, बट पहले इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, द रिएक्शन ऑफ H2 प्लस Cl2 gives 2HCl टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू। तो किसके थ्रू होती है? ये होती है गे-लुसिक लॉ, गे-लुसिक लॉ, ठीक है। ये हमने पढ़ा था किसमें? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। लॉज के ऊपर भी आपको एक वीडियो है, ठीक है, वो भी आप जाकर गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हमने सारे लॉज डिस्कस किए थे। और आपने देखा होगा कि लॉ से हर बार क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। इवन जितने भी TGT एग्जाम्स हुए उनमें तो इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफेक्ट ऑफ रीजन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप प्लीज ये जो चैप्टर्स हैं छोटे छोटे, ये आपको कराए गए हैं, आप जाके वो वीडियो जरूर देखेगा, जरूर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेट्स सी, तो जो आपका पहला ही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर। तो बात कर लेते हैं किसकी? गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये क्या कहता है? ये कहता है जब दो डिफरेंट गैसेस कंबाइन होती हैं एक दूसरे के साथ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, तो जो वॉल्यूम होता है रिएक्टेंट और एज वेल एज प्रोडक्ट का विल बी किसमें होता है? विल बी इन होल नंबर रेशियो। जैसे N2 + Cl2 gives 2 NaCl। तो ये टेक प्लेस होता है किसके अकॉर्डिंग? गे-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है? जो 1 पार्ट है किसका? हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, और 2 पार्ट वॉल्यूम किसके हैं? हाइड्रोक्लोरिक गैस के। तो जो रेशियो होगा वो होता है 1:1:2। तो जो किसमें होता है? होल नंबर रेशियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। जिंक है, कॉपर है, Ag है, सिल्वर है, मरकरी है। तो एज वी ऑल नो, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो कैसे होते हैं? जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। इज दैट क्लियर? जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। बात करें किसकी? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये जो भी है, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, ठीक है, मरकरी हो गया आपका Hg, सिल्वर हो गया आपका Ag, गोल्ड हो गया Au। ये जितने भी हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं किससे? हाइड्रोजन से। ये कैसे हैं? लीस्ट रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। बट जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। तो जिंक जो है वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जो जिंक है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस कर देगा? वो है जिंक। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। दैट इज, इसकी रिएक्शन होगी जिंक प्लस 2HCl, ये फॉर्म करेगा ZnCl2 + H2,
ठीक है, तो जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। और ये कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, ये है किसका, जिसमें जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ, और किसे रिलीज कर रहा है एसिड से, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम एसिड से। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि जो हायर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। बट इस केस में जो जिंक की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है बाकी सबसे, बाकी सब क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। तो उस केस में जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है वो करता है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, द स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा। जो अमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, तो वो गति देने और भोजन पकड़ने में यूज होते हैं। तो सेंसिंग द फूड, से केवल भोजन का आवाज करने के लिए, इनकरेक्ट, फूड को कैप्चर करने के लिए नहीं होते हैं, फूड को कैप्चर करने के लिए साथ ही साथ मूवमेंट के लिए भी जरूरी होते हैं। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, एक्स एक केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। एज वी ऑल नो, वो क्या हमारे स्टमक में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, दैट इज HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो किस लिए नेसेसरी होता है, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, किस लिए जरूरी होता है, ये पाचन के लिए आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन है कि एक्स इज अ केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, कि एक्स एक केमिकल है जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो किस लिए जरूरी है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, तो वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस, जब ये एक्सेस में सिक्रीट हो जाए तो ये इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम को कॉज करने लगता है। तो वाई एक ऐसा केमिकल है जो हमें इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। तो वाई क्या है, तो पहला है एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो वाई जो है वो सोडियम कार्बोनेट है, हम सोडियम कार्बोनेट को इंडाइजेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। एक्स जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गलत है, एक्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और जो वाई है जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो हमें किस में हेल्प करता है, जो इंडाइजेशन में रिलीफ में हेल्प करता है। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, जिनका ऑक्टेट कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो बात करें Al2CH36, तो Al2CH36 के केस में ये कैसा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इसका ऑक्टेट कैसा है, इनकम्प्लीट है। बट CCl4 का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंप्लीट है, एंड 2O का भी कंप्लीट है। बट जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर ए है, ऑप्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एक ऐसी टर्म है जिसे हम यूज करते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स के लिए, उनके पास जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, जितने उन्हें एक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। तो फॉर ईच एटम इन अ मॉलिक्यूल, जो मेन ग्रुप एटम हैविंग, उनके पास अगर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल, और ट्रांजिशन एटम्स हैविंग, जिनके पास लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें डिस्क्राइब किया जाता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो फॉर अ मॉलिक्यूल एज अ होल, द वंस व्हिच हैव इनकम्प्लीटली फिल सेट ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है हाबर प्रोसेस में किसे मैन्युफैक्चर करने के लिए, अमोनिया को, फ्रॉम N2 एंड H2 इज। तो एज वी ऑल नो N2 दैट इज, N2 क्या है, गैस है, ये क्या है, नाइट्रोजन, प्लस H2 भी क्या है, दैट इज गैस, ठीक है, H2 भी क्या है, गैस, दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। अब ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, हाबर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने पढ़ा है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है Fe की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ये होती है Fe की प्रेजेंस में। तो ये फॉर्म करता है 2NH3, क्या फॉर्म करता है, 2NH3। जो पहला ऑप्शन होगा वही क्या होगा, करेक्ट आंसर। डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुटेबल रिएक्शन दैट विल कन्वर्ट बेंजीन टू टोलिन, की सुटेबल रिएक्शन बतानी है जो बेंजीन को किस में कन्वर्ट कर दे, टोलिन में कन्वर्ट कर दे। तो दैट इज बेंजीन C6H6C3, सॉरी दैट इज बेंजीन, ये क्या है, C6H6 प्लस CH3Cl। तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा दैट इज CH3, क्या फॉर्म करा इसने, टोलिन फॉर्म किया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन है ये, दैट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। ये हमने शायद प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्लस
HCl. तो लेट्स सी, एल्डोल कंडेंसेशन इनकरेक्ट, हाइड्रोजनेशन एंड एडिशन इनकरेक्ट, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन नहीं है, फिडेलक्राफ्ट alkylation is the correct answer. Next question, question number 26. Which of the following is not a plasma protein? कि इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन. तो हीमोग्लोबिन इज नॉट अ प्लाज्मा प्रोटीन. तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, द पर्सन हैविंग द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज एन यूनिवर्सल रेसिपिएंट. तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से ब्लड ग्रुप को कहते हैं? ए, बी को, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है दैट इज ए. तो पहला गलत है, बी भी नहीं होता, ओ है, ये यूनिवर्सल डोनर है, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है दैट इज ए, बी. तो डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, जो विटामिन ए है वो किसके सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है? तो आप इसका आप आंसर हमें होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल? इनमें से कौन सी लार्जेस्ट बॉडी सेल है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन, ऑस्टियोसाइट, स्पर्म. इसे हम इन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. एज वी ऑल नो, सेल जो है दैट इज स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. जो सेल का साइज है वो वेरी करता है एज वी ऑल नो. तो जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है. बैक्टीरिया भी स्मॉलेस्ट सेल है बट उसके पास सेल वॉल है. ये क्वेश्चन सीटेट में आया था. ठीक है. बट माइकोप्लाज्मा भी स्मॉलेस्ट है बट विदाउट सेल वॉल. ठीक है. ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स अबाउट 7 in diameter. Osteocyte, the bone cell that is longest leaf cell. तो जो largest cell होती है human body में is the female gamete that is ovum. But according to option given, neuron will be considered as the correct answer. क्यों ऐसा? कि as we all know जो nerve cell और neuron है that is the longest body cell. क्वेश्चन में पूछा था लार्जेस्ट बॉडी सेल. ठीक है. सो हम बात कर रहे थे कि जो लार्जेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में वो क्या है? फीमेल गैमेट दैट इज ओवम. बट यहाँ वो ऑप्शन में नहीं है तो हम किसके साथ जाएंगे? हम न्यूरॉन के साथ जाएंगे. ठीक है. कि जो लार्जेस्ट बॉडी सेल होती है ह्यूमन में वो फीमेल गैमेट है ओवम. बट यहाँ पे वो ऑप्शन में नहीं है तो हम ऑप्शन में किसे कंसीडर करेंगे? हम न्यूरॉन को कंसीडर करेंगे. बट जो न्यूरॉन है वो लॉन्गेस्ट बॉडी सेल है. जो न्यूरॉन है एज वी ऑल नो वो क्या है? लॉन्गेस्ट बॉडी सेल. क्वेश्चन नंबर 29 है, स्कर्वी डिसीजेस कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. जो स्कर्वी डिसीज है वो किसकी कमी से होती है? तो एज वी ऑल नो जो स्कर्वी है वो किसकी कमी से होती है? वो विटामिन सी की कमी से होती है. विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस. इनकरेक्ट. विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 की अलग अलग है, ये अभी आप डिस्कस करेंगे. सी की कमी से स्कर्वी होता है, जो सी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर. डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है. तो लेट्स सी. तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 की कमी से बेरीबेरी होता है, B2 की कमी से एरी वो फ्लैवियोनेसिस होता है, B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, ये इंपॉर्टेंट है. B5 उतना नहीं पूछा जाता. B6 एनीमिया होता है. B9 भी नहीं उतना आता. ठीक है. B17 कैंसर. सी की कमी से स्कर्वी होता है. डी की कमी से रिकेट्स होता है. ए की कमी से लेस फर्टिलिटी. और विटामिन के नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है. तो आज की क्लास में हमने कुछ 29 क्वेश्चन डिस्कस किए. आई होप आपको समझ आए होंगे. नहीं समझ आए, कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आज की क्लास में इतना ही. मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.